यासीन भटकल की गिरफ्तारी और दरभंगा मॉड्यूल पे जब बात करते हैं, क्या कुछ ऐसा जो लोगों को जानना चाहिए सच में, जो भारत के खिलाफ कुछ हो रहा है? कि पहले भी कई ब्लास्ट में कई लोग शहीद हुए थे, तो इसलिए एक टैक्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार अब उस पकड़ुआ वाली छवि से बाहर निकलकर अपनी प्रतिभा को खुद पहचानने मुझे लगा है? नॉर्मल सी बात है, बिहार से हैं, बिहारी बोलेंगे, लेकिन जब ये लगा कि जिस तरीके से बोल रहे हैं वो सही नहीं है। अपने बंदूकों के बजाय संवाद और इतिहास से लोगों का मन बदला। क्या आपको लगता है कि पुलिस की ताकत उसकी वर्दी नहीं बल्कि उसका आचरण है? लेकिन ऐसा जातिवाद रहता तो जो अपवाद बिहार ने प्रस्तुत किए, वो आचार्य चाणक्य के मन में यदि ऐसा जातिवाद रहता तो चंद्रगुप्त महान कहाँ से आते? रोहतास का वो पल जब आप नक्सलियों के इतने करीब थे कि मौत निश्चित थी, उस वक्त एक इंसान के तौर पर मन में क्या चल रहा था? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आइडियाज़ और इनसाइट्स विद गोविंदा में, जहां हम बात करते हैं उन विचारों की जो समाज को बदलते हैं और उन अनुभवों की जो हमें जीवन की गहराई को समझाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल वर्दी की धमक को जिया है, बल्कि अपनी कलम की गहराई से एक इतिहास को पुनर्जीवित भी किया है। वे एक आईआईटीएन हैं, एक काबिल आईपीएस अधिकारी भी और एक इतिहासकार भी। लेकिन इन सब से बढ़कर वे एक ऐसी मिसाल हैं, जो बिहार की सोही विरासत को जगाने के लिए एक अभूतपूर्व जन आंदोलन चला रहे हैं। आज के युवा उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। आज हम डिकोड करेंगे उस विजन को, जो बिहार को फिर से मगध और वैशाली वाले गौरव की ओर ले जाना चाहता है। स्वागत कीजिए हमारे इस कार्यक्रम में बिहार के वैभव श्री विकास वैभव जी का। सर, बचपन में अक्सर हमें एक शब्द चुप जाता है और ज़िंदगी बदल देता है। आपके साथ भी बिहारी शब्द पर मिली एक टिप्पणी ने कुछ ऐसा ही किया था। वह क्या एहसास था जिसने एक छात्र को आईआईटी और फिर यूपीएससी के शिखर पर पहुंचा दिया? देखिए, चीज़ें बदलती हैं जीवन में। और जैसे अभी कुछ दिनों पहले रोहतास किले पर मैं गया था, तो रोहतास किले पर जब गया तो मैं याद कर रहा था, एक समय उग्रवादियों का कब्जा था, काले झंडे लहराते थे और कोई सामान्य व्यक्ति वहाँ पर जा भी नहीं सकता था। पुलिस को भी जाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, ऑपरेशन प्लान होता था, सरप्राइज एलिमेंट देखना पड़ता था, तब जाकर जा पाते थे। आज स्थिति परिवर्तित हो गई है, कोई भी जा सकता है, चौबीसों घंटे तिरंगा लहराता है। लेकिन एक समय ऐसा नहीं था। आज की डेट में यदि आप किसी जो व्यक्ति वहाँ रहता है उससे पूछोगे और कहोगे कि कभी ऐसा था, तो शायद मानेगा नहीं। उसे लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे साथ भी जो बात आप कह रहे हैं बिहार में, तो उसमें था ही कि बिहार के बाद पिताजी इंडियन ऑयल में थे, भोपाल पोस्टिंग हुई और वहाँ बच्चों ने बिहारी बोलना शुरू किया। तो इनिशियली तो नॉर्मल सी बात है, बिहार से हैं, बिहारी बोलेंगे, लेकिन जब ये लगा कि जिस तरीके से बोल रहे हैं वो सही नहीं है, उनकी मंशा ठीक नहीं है, तो मन में बड़ी पीड़ा हुई। मन ये कहने लगा बिहारी शब्द तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, आखिर अपमान का सूचक कैसे बन गया। और तभी एक संकल्प जगा कि अपने जीवन में यदि मैं कुछ कर सकूं जिससे यह शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने, तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। उसके बाद से जीवन की जो दिशा रही, दशा रही, उसी दिशा में चलती रही। आपने बिना कोचिंग के आईआईटी की तैयारी की और 7 अलग-अलग स्कूलों में देश के पढ़ाई भी की। आज के दौर में जहाँ बच्चे ट्यूशन के बिना एक कदम भी नहीं चलते हैं, आपके उस सेल्फ डिसिप्लिन का राज क्या था? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बच्चे सोचते हैं ना कि ट्यूशन पढ़ के या कोचिंग पढ़ के वैसा कर लेंगे, तो निश्चित सी बात है, ट्यूशन से भी या कोचिंग से फ़र्क पड़ता है। लेकिन असली फ़र्क पड़ता है सेल्फ स्टडी से। कोचिंग या ट्यूशन बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बट क्या सभी सिलेक्ट होते हैं क्या? क्या सभी को इतनी अच्छी रैंक्स आती हैं क्या? सीधा-सा जवाब है कि नहीं आती। तो यदि आप उसकी आवश्यकता समझते हैं तो करना चाहिए। वैसे अगर नहीं समझते हैं तो भी मुझे लगता है, यदि स्वयं में विश्वास हो, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने हैं, जो पुराने वर्षों के या मॉडल पेपर्स हैं, उसको आप देख लीजिए। फिर आप देखिए कि इसमें मुझे कैसा आंसर करना चाहिए। तो आपको आकलन उस प्रकार से हो जाएगा कि किस प्रकार से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। और किसी भी परीक्षा में इससे बड़ा कुछ रहस्य नहीं है, इससे डिफरेंट कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आईआईटी की भी बात आपने की, उसका यूपीएससी भी मैंने किसी कोचिंग तो मैंने कभी की ही नहीं, लेकिन सिलेबस को मैं जानता था, अपनी कैपेसिटी को जानता था, और परिश्रम करना तो अपना काम है। आईआईटी की तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग और पुलिसिंग की ज़मीनी हकीकत,
क्या एक इंजीनियर का दिमाग एक पुलिस अधिकारी के काम को और आसान बनाता है? क्या आप खुद को आज भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर जो है, वो इंजीनियर मानते हैं? देखिए, जो भी आपकी एजुकेशन होती है, आपकी पर्सनैलिटी पे उसका असर तो होता ही है। तो आईपीएस तो बाद में बना, लेकिन उससे पहले आईआईटी पहुँचे थे। और आईआईटी पहुँचना मतलब उस ज़माने में बहुत आसान नहीं था। अब तो बहुत सीट्स हो गई हैं। उस समय केवल 6 आईआईटी थे, 2000 सीट्स थी। और जो भी चुना जाता था, लगभग आप समझिए कि हर ज़िले में शायद 1 या 2 व्यक्ति ही मुश्किल से कभी-कभी आईआईटी जा पाते थे। तो ऐसे में जो एनालिटिकल स्किल्स थे, जो हमारे साथ पढ़ते थे लोग, बहुत आगे थे। और अब किसी भी सेक्टर में आप जाएँगे तो उसका लाभ तो मिलेगा ही। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो अपनी कंपनी खोल चुके हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। मैंने उसका उपयोग करना शुरू किया बिहार के लिए। तो आईआईटी करने के बाद ईश्वर की कृपा रही कि जो मैं करना चाहता था, बिहार में सेवा करने का अवसर मिला। और जो भी समस्याएँ आईं, तो नॉर्मली आप अगर एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखेंगे, तो अब जो सामान्य व्यक्ति करते हैं वही करेंगे। मैं जो भी कर रहा था इसलिए कर रहा था ताकि कुछ बड़ा बदलाव हो। तो पहले भी चाहे बगहा की बात हो, चाहे रोहतास की बात हो, सामान्य पुलिसिंग से कुछ अलग था। और आज भी कई बार लोगों को लगता है ये क्यों कर रहे हैं, क्यों सैटरडे संडे घूमते हैं, क्यों इतना समय देते हैं, बिहार में क्या होगा। लेकिन मुझे दिखता है कि चीज़ें बदलेंगी यदि हम लोगों ने इस प्रकार से लोगों को जोड़ा। तो निश्चित सी बात है कि आईआईटी में रहने का एक बहुत बड़ा असर मेरी पर्सनैलिटी पर हुआ। और आईआईटी में रहने से अधिक आईआईटी की जो तैयारी होती है, जब आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसको सॉल्व करते हैं और आप देश के गिने चुने कुछ लोगों में जाना चाहते हैं, तो आपकी स्किल्स बहुत आगे बढ़ती हैं। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी एक बार आ जाती है, तो जीवन भर कोई समस्या आपके सामने आए तो आपको उसी तरह से अप्रोच करते हैं, लॉजिकली करते हैं। पुलिसिंग में कॉमन सेंस भी चाहिए और साथ साथ एक लॉजिक और एक सिस्टम भी चाहिए। तो ये दोनों का सम्मिश्रण अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बगहा को कभी मिनी चंबल कहा जाता था। वहाँ आपने बंदूकों के बजाय संवाद और इतिहास से लोगों का मन बदला। क्या आपको लगता है कि पुलिस की ताकत उसकी वर्दी नहीं बल्कि उसका आचरण है? इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि पुलिस पारदर्शी हो, ईमानदार हो, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। यदि आप न्यूट्रल हैं तो भी बहुत चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो पुलिस की छवि अपने आप में अपराधी के मन को भी कहीं न कहीं प्रभावित करती है। यदि उसे मालूम है कि पुलिस ऐसा है जो तुरंत मैनेज हो सकता है, तो उसकी कार्यशैली कुछ और होगी। नहीं, उसे मालूम है कि पुलिस वाला डिगेगा नहीं, तो बिल्कुल अलग तरीके से चलेगा। तो ऐसा बगहा में मुझे लगता है, कठोरता के साथ-साथ जो हम लोगों ने एक मानवीय पहलू और एक इतिहास के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, उसका एक दूरगामी परिणाम आया। बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे। और पुलिस के बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर इस प्रकार के नामों के साथ, जिसमें लोग जंगलों में जाते थे, दियारे में जाते थे और प्रयास करते थे कि क्रिमिनल्स मिलें। लेकिन क्रिमिनल्स कभी-कभी शायद मिल भी गए हों, कोई बड़ी सफलता वैसी नहीं लगी, किडनैपिंग्स हो रही थी। हम लोगों ने बस थोड़ा उसको सोचा कि कैसे इकोनॉमिकली इनको हैम्पर किया जाए। तो उसमें गन्ने की खेती लगभग 320 एकड़ में हुआ करती थी। उसको मज़दूरों को हम लोगों ने कैंप में रखा, पुलिस की सुरक्षा में, और कटवाना शुरू किया। वर्ष 2006-7 में ही 25 लाख से अधिक रुपए के राशि के गन्ना कट चुका था, जो सरकार के खजाने में गया। तो ये तो छोटा पार्ट था, उसके अलावा और भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, नाव चलते थे, खर खरई वगैरह दियारा में होता है, उसको ही लोग बेचा करते थे, उस सब पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो पूरी तरह से उनकी व्यवस्था चरमरा गई थी। और किडनैपिंग वाज द मेन इकोनॉमी, जिसमें लोग किडनैप होकर आते थे। तो जब गन्ना कटा तो आश्रय स्थल भी समाप्त हुए। पुलिस की रेड लगातार चलती थी। मुझे याद है 2006-7 में एक समय ऐसा भी था कि लगभग 30 में से 26 रात मैं बाहर ही सोया हूँ। कभी गन्ने के खेत में, कभी हिमालय की तराई में, किसी जंगल के नदी के किनारे। वैसे तो स्लीपिंग बैग्स लेके चलते थे और मन में एक उत्साह था कि इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन मैं ला रहा हूँ। रोहतास का वो पल जब आप नक्सलियों के इतने करीब थे कि मौत निश्चित थी, उस वक़्त एक इंसान के तौर पर मन में क्या चल रहा था? और उस घटना के बाद आपके भीतर से अनजान का डर क्या खत्म हो गया पूरी तरह? देखिए, डरता मैं कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट बगहा में जब ये सब चल रहा था तो एक बड़ा चेंज आया। मेरे समक्ष ही बगहा परिवर्तित हुआ। 100-150 किडनैपिंग्स हुआ करती थी, ज़ीरो पर आ गई, क्योंकि 26 गैंग्स ने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद जब रोहतास आया था तो रोहतास की परिस्थिति कुछ और विषम थी। बगहा में थे तो लैंडमाइंस कभी नहीं लगे थे, लेकिन यहाँ पर तो पग-पग पर लैंडमाइंस बिछे रहते थे। उसकी जानकारी मुझे भी थी, पहले भी कई ब्लास्ट में कई लोग शहीद हुए थे। तो इसलिए
एक टैक्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। इनिशियली सरप्राइज़ को मैंने मुख्य रूप से एक टैक्टिक के रूप में इस्तेमाल किया, और रात के समय जब आप सोच नहीं सकते हो कि पुलिस पहाड़ पर चढ़ेगी, तो उसी समय डेहरी से रोहतास का रास्ता भी लगभग 4 घंटे लगते थे। दैट वाज़ द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू मूव, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी को बताए जब पुलिस इस प्रकार से चलती थी, तो किसी के लिए भी ये सरप्राइज़ होगा। और ऊपर पहाड़ पर उस समय ना तो सैटेलाइट फ़ोन के अलावा कुछ ऐसी व्यवस्था थी जो आपस में वो लोग कम्युनिकेट कर सकें। ये भी हमारे पक्ष में था, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन हमारे लिए भी दिक्कत थी, उनके लिए भी दिक्कत थी। तो जब तक हम पहुँचते नहीं थे, तब तक ऊपर पहाड़ पे बताना कि पुलिस आ रही है बड़ा कठिन था। तो ये सरप्राइज़ का जो एलिमेंट था, इसने 3 बार तो सफलता दिलाई। हम गए, घूमते रहे। जब चौथी बार पहाड़ पर गया था, उसी समय एक सोली गाँव में जो एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं, उस रूप में हम लोग पहुँचे थे कि स्कूल को देखना है, यहाँ कैंप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। और अचानक संतरी सामने दिखा, फायरिंग हुई। तो मेरे मन में उस समय यही मैं देख रहा था कि सामने से गोलियां चल रही हैं। मुझे अपनी चिंता तो थी नहीं, लेकिन इतने सारे लोग जो मेरे साथ थे, उसकी चिंता बहुत सता रही थी कि कौन कहाँ है। और ऐसी परिस्थिति कि उसमें आप बहुत ज़्यादा हिल भी नहीं सकते। अपने एक जगह पोजीशन ले ली, ऊपर से फायरिंग हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सभी लोगों ने पोजीशन ली, और हमारे साथ 2 एंटी लाइनमैन गाड़ियाँ भी चल रही थी। तो उसमें से जब ड्राइवर आगे किसी तरह से खेतों से होकर आए, तो फिर उसका फायरिंग बंद हो गई। नक्सली जितने थे वो जंगल की ओर भागे थे। उनका भी थोड़ी देर तक हम लोगों ने देखा, बट उसका पीछा करने में अपना ही नुकसान होने का चांस अधिक था। तो विद्यालय का हम लोगों ने सर्च किया। एक वहाँ से अरेस्ट हुए, काफ़ी पुलिस राइफल्स मिली, सामान मिला। ये पहला वो ऑपरेशन था जब पुलिस उग्रवादियों के मांद में घुसी थी और सफलता के साथ लौटी थी। इससे पहले जब भी ऐसा प्रयास हुआ, तो कहीं न कहीं नुकसान पुलिस का हुआ था, इसलिए पुलिस ने जाना ही छोड़ दिया था। तो नक्सल के लिए पूरा सरप्राइज़ था कि सुबह-सुबह 5 बजे पुलिस आ रही है, वो एसपी आ रहा है और ये कर रहा है। तो इसका एक डिमोरलाइजिंग इम्पैक्ट उनके साइकोलॉजी पर तो निश्चित हुआ होगा। आने वाले समय में अगर आप रोहतास के उस समय के इतिहास को देखेंगे, तो पाएंगे कि और भी ऐसे अवसर आए जब उग्रवादियों ने पुलिस के विरुद्ध कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। अल्टीमेटली जब पुलिस लोगों से जुड़ी, विरासत के साथ उनको उनको जोड़ने का प्रयास किया गया, तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट आया जब नक्सल्स का विरोध गांव-गांव में होने लगा, और उस प्रेशर के कारण उनको फिर सरेंडर करना पड़ा। एक ईमानदार और विजनरी ऑफिसर को कई बार व्यवस्था के भीतर खुद लड़ना पड़ता है। ऐसे समय में जब समाज जुगाड़ खोजता है, आप अपनी नैतिकता और अंतरात्मा नैतिकता को कैसे बचा के रख पाते हैं और अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे बचाते हैं? देखिए, सुन के। ईमानदार और विजनरी व्यक्ति को केवल सिस्टम से ही नहीं लड़ना पड़ता। अब कहीं भी आप सामान्य जीवन में भी आपको कहीं न कहीं एक संघर्ष दिखेगा, क्योंकि एक होता है जो किसी व्यक्ति के मन में एक शॉर्टकट है, किसी भी कार्य को करने का, और ऐसा लगता है कि शॉर्टकट से लाभ अधिक है। और ईमानदारी जो है एक मतलब दूरगामी, अब चलते रहें, उसका लाभ है या नहीं है, उसके बारे में कई बार मन में द्वंद्व होता है। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि यदि आप ईमानदार हैं और विजनरी, जो आपने बात कही, आपके मन में विजन है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो आपको संतुष्टि अवश्य मिलेगी। और जैसे कहते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस बात की फीलिंग आपको इसलिए आएगी क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता, उसके मन में एक संशय होता है कि कोई मेरा अहित कर सकता है। लेकिन यदि आप ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों को निभा रहे हैं, तो आपके मन में ये तो पक्का है, कोई छल कर सकता है लेकिन अहित नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए हो सकता है हम परेशान हो जाएं, कुछ समय के लिए परिस्थितियां लगें बड़ी विचलित करें, लेकिन लॉन्ग रन में जीत अपनी ही होगी। तो ये विश्वास जो है बहुत आगे ले जाता है। बिहार की रगों में राजनीति और जाति बहुत गहरी है। आप युवाओं को इस संकीर्णता से ऊपर उठकर बिहारियत की बड़ी पहचान से कैसे जोड़ पाते हैं? क्या विकास कभी जाति पर हावी हो पाएगा? देखिए, बिहार में जाति का जो महत्व है आज बहुत अधिक है, लेकिन यदि प्राचीन बिहार की आप बात करेंगे तो आप देखेंगे जातियाँ तो थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद रहता तो जो अपवाद बिहार ने प्रस्तुत किए, अब आचार्य चाणक्य के मन में यदि ऐसा जातिवाद रहता, तो चंद्रगुप्त महान कहाँ से आते? योग्यता को हम लोग देखते थे, तभी तो मगध में नंद वंश का उदय हुआ। जिस काल में पूरे विश्व में कोई सोच नहीं सकता था कि सबसे समाज के निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है, बिहार ने सिद्ध किया। और शासक का पुत्र ही शासक होगा, उत्तराधिकारी होगा, ये परंपरा तो पूरे विश्व में थी। लेकिन हमारे बिहार में हमने वैशाली का उदय देखा, जिसमें लोगों ने शासक का विरोध किया, इसलिए क्योंकि उनका पुत्र दुराचारी था, अगले शासक के रूप में उसे देखना नहीं चाहते थे। और तब सभी ने मिलकर गण परिषद का गठन किया, और 7,707 गणराजा मिलकर चुने जाते थे उस पूरे वैशाली के क्षेत्र में, और मिलकर इतने व्यक्ति प्रति वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे।
तो एक अलग परंपरा जिसमें कोई व्यक्ति शासक हो सकता है, इसकी स्थापना तो हमारे ही पूर्वजों ने की, और उसमें कोई जाति विशेष नहीं था, अलग अलग जातियों से लोग आते थे, चुनकर आते थे। तो हमारी दृष्टि बड़ी अलग थी। उसके भी आप पीछे जाएंगे तो अब तक की जड़ें गहरी हैं, हमारी जड़ें तो और गहरी हैं वेदांत की। उपनिषदों की भूमि रही जिसमें हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश, ऐसी प्रेरणा हमारे पूर्वजों के मन में आई। और इसलिए एक महिला, एक विदुषी में भी आप सामर्थ्य देखते हैं, विद्वतापूर्वक चुनौती देने की क्षमता उनमें गार्गी के रूप में हम पाते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि बहुत जड़ें गहरी हैं, मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आज भी हम जातिवाद से ऊपर उठ सकते हैं। यदि हमने प्रयास किया तो सबको जोड़कर एक सशक्त समाज का निर्माण कर ही सकते हैं। जिस बिहार ने कभी व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हुए उस अखंड भारत के राष्ट्र का निर्माण किया, यदि बिहार की उसी भाव को हमने जगा दिया तो निश्चित ही विकसित भारत का जो सपना है, विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, उसमें हम सफल होंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार के जरिए आप नमस्ते नहीं बल्कि वंदे मातरम और अपनी विरासत की बात करते हैं। इतिहास की कौन सी वो शक्ति है जो एक अपराधी को भी बदलने पर मजबूर कर देती है? देखिए, दो उदाहरण तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप में बताए, बगहा और रोहतास। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। बगहा में लोग बात करते थे मिनी चंबल और यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम की, लेकिन जब आम लोगों से बात होती तो महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण दिया करते थे और कहते थे कि याद कीजिए पहले महर्षि वाल्मीकि क्या थे। तो ये एक जो बात थी, बड़ी चुभती थी कि भाई ऐसी बात क्यों कहते हो। यदि कुछ गलत होने लगता है तो आप उसको डिफेंड करने लगते हो। तो आम लोगों के मतलब आम जनमानस में भी यही भावना व्याप्त हो चुकी थी, और इसी पर हम लोगों ने प्रहार किया। हमने कहा कि रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। अब देखिए, उसी बात को आप एक अलग एंगल से आप जब प्रस्तुत करते हैं तो एक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है, और ये प्रश्न छूने वाला प्रश्न है। और ऐसा ही हुआ, जब शुद्ध मन से हम लोगों ने कहा तो एक एक व्यक्ति के मन में असर हुआ, और तभी परिजनों के माध्यम से हम डकैतों तक पहुंच पाए, और उनको भी आत्मसमर्पण के लिए हम लोगों ने प्रेरित कर दिया, और इस रूप में सफल हुए। तो लगभग ये कह सकते हैं कि चीज़ें बदलती हैं, प्रयास करना होगा। निस्वार्थ प्रयास करने पर निश्चित ही नतीजे अच्छे होंगे। बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस और मजदूर देता है, लेकिन उद्यमी क्यों नहीं? और क्या हम केवल सरकारी नौकरी की सुरक्षा के चक्कर में बिहार की इनोवेशन का गला घोट रहे हैं? देखिए, चिंता का विषय है आज बिहार के लिए, क्योंकि जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या है, तो उसके हिसाब से रोजगार का सृजन तभी संभव होगा जब बड़ी संख्या में उद्यमी भी उत्पन्न हो। लेकिन आज बिहार में जिस अनुपात में उद्यमी होने चाहिए, नहीं है। लेट्स इंस्पायर बिहार जो कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया, उसका उद्देश्य यही है कि बिहार में उद्यमिता की क्रांति आए। हमारे यूथ जब स्टार्टअप्स लगाने के लिए आगे बढ़ें तो उनके लिए हम एक इकोसिस्टम निर्मित कर सकें जो उनका सपोर्ट कर सके। तो प्रयास चल रहा है, और मुझे लगता है यदि बिहार के इतिहास को देखेंगे तो बिहार न केवल ज्ञान की भूमि, न केवल शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भी भूमि रही थी। तभी अखंड भारत के साम्राज्य को हम स्थापित कर पाए, और विदेशों तक हम व्यापार करते थे। आप भगवान बुद्ध के समय के श्रेष्ठियों का वर्णन जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इतने अमीर थे कि सोने के सिक्के बिछाकर भगवान बुद्ध जहाँ रुकते थे उस ज़मीन को खरीदने का सामर्थ्य रखते थे। और इसीलिए आप देखेंगे जो ब्रिटिश टाइम में जब लोगों ने ग्रीक हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया और बिहार के वर्णन को या भारत के वर्णन को पढ़ना शुरू किया, तो उस टाइम लोगों ने देखा जो सोने की चिड़िया की बात आती है, कैसे चींटियाँ थीं जो सोना निकालती थीं। तो ये सब बातें इसलिए आ रही थी क्योंकि इतना प्रचुर मात्रा में स्वर्ण उपलब्ध था उस समय। तभी सुदूर कहीं क्षेत्र में लोग बात करते थे कि सोना इतना है। तो ये हमारी प्रॉस्पेरिटी को बताता है कि हम कैसे थे। और चंपा की यदि बात करें, चंपा को विश्व का पहला नगर कहा गया। उसके अवशेष आज भी भागलपुर में पड़े हुए हैं, कोई सुध देने वाला नहीं है। लेकिन इस चंपा में इतनी प्रेरणा थी कि वियतनाम 2nd सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक चंपा के नाम से जाना गया। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जब इतिहास को हम झांकते हैं। आप अक्सर कहते हैं, न जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। जब हजारों युवा आपको उस उम्मीद की तरह देखते हैं, तो उस जिम्मेदारी के बोझ के बीच आप खुद को शांत कैसे रखते हैं? देखिए, मैं उस रूप में नहीं देखता, मैं तो स्वयं को निमित्त मानता हूँ। मुझे लगता है कि जो भी मैं करता हूँ, ईश्वर ने शायद उस दिशा को तय किया है, मेरे मन में इस प्रकार के भावों की जागृति की है, और मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए जो भी मैं करता हूँ, मुझे लगता है कि जो सही है वही कर रहा हूँ, जो सही नहीं लगता उसे नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए अपने आप में एक इनर कॉन्फिडेंस आता है। कई बार ऐसा भी समय आया जब बड़े, जिनको आप कहते हैं ना बड़े शक्तिशाली लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनसे भी भिड़ंत हुई, उनसे भी साक्षात्कार हुआ। लेकिन मन में भय कभी इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ कब होता है?
जब आपके मन में ये बात हो कि मेरी पोस्टिंग अगली कहाँ होनी है, इससे आप निर्धारित कर लें कि आज आपको क्या करना है। जब इस प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं हो, आपको लगता है कि जो करना है सही करना है, तो बाद में जो होगा ईश्वर तय करेंगे, तो आप कभी गलत करेंगे ही नहीं। और उसमें किसी भी कठिन परिस्थिति में निर्णय लेने में आपको कभी कठिनाई नहीं होगी। निर्णय लेने में कठिनाई उस व्यक्ति को होती है जो किसी पद से या किसी दायित्व से स्वयं को एक जुड़ाव, उस प्रकार का एक मोह जिसको कह सकते हैं, उसमें ग्रसित हो जाता है। जो व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है, उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता और कठिन और कठोर निर्णय लेने में सक्षम होता है। एक सामाजिक आंदोलन में या सामाजिक जागरूकता वाली जब हम बात करते हैं सामाजिक जागरूकता के संदर्भ में, तो मैं की जगह हम का क्या महत्व है? इसको एलआईबी के संदर्भ में किस तरीके से हम इसको देखिए, लाइबी या लेट्स इंस्पायर पर एक संगठन आप कह सकते हैं, एक विचार कह सकते हैं। मुख्य रूप से उसमें विषय यही है कि सबसे पहले परिवर्तन स्वयं एक व्यक्ति के विचार में आना चाहिए, और परिवर्तन की प्रेरणा हमारे पूर्वजों की जो दृष्टि रही है वही है। तो मैं बदलूंगा मतलब सबसे पहले जो हम जाति में, संप्रदाय में जो संकीर्णताओं में उलझे हुए हैं, इससे हम ऊपर उठें। और मैं बदलूंगा बिहार मतलब हम सभी मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करते हुए बिहार को आगे बढ़ाएं। तो इसका जो तात्पर्य मैं से नहीं, हम से ही है, लेकिन पहला परिवर्तन तो मैं से ही आएगा। आज का युवा सोशल मीडिया की वैचारिक जंग में उलझा है, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? दिखावे से सार्थकता, मीनिंगफुल लाइफ की ओर कैसे बढ़े? देखिए, जीवन में माध्यम जो भी होता है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि हम आगे कहाँ जाएंगे। तो सोशल मीडिया भी एक माध्यम है। जैसे आप कह सकते हैं कि पुस्तक एक माध्यम है, आप पुस्तक लिखते थे, लोगों तक पहुँचता था। तो आज उससे बहुत सटीक और बहुत सरल और बहुत तेज सोशल मीडिया है। कुछ भी विचारों को आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं, आप बोलते हैं, अपलोड कर देते हैं, बहुत दूर तक पहुँचता है। यदि आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इसको आप अच्छा एक उस प्रकार से उपयोग इसको कर सकते हैं। और यदि आप कुछ गलत संदेशों को भी समाज में फैलाना चाहते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। अब करना आपको क्या है, तो आपको सोचना है। मैं जिस तरह से देखता हूँ सोशल मीडिया को, मैंने अस्त्र के रूप में, उस रूप में देखा कि जो व्यक्ति बहुत दूर तक भी है, लेट्स इंस्पायर बिहार तो उसी का उपज है। क्योंकि एक एक व्यक्ति जो जिनको मैं नहीं जानता था, सभी से मैं जुड़ चुका हूँ। और आज लगभग 3 लाख से अधिक लोग तो इसमें जो जुड़े हैं, तो सोशल मीडिया की उसमें बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि मेरे विचारों के लिए हर गांव में घूमकर मैं बताना शुरू करूं, तो जीवन निकल जाएगा, शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। निश्चित। लेकिन यदि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है बातें, कार्यक्रम भी हम करते हैं, पहुंचती हैं, तो ये उसका सकारात्मक पक्ष है कि कम समय में बहुत लोगों तक अपनी बातों को आप रख सकते हैं। क्योंकि पहले अपनी बातों को रखने के लिए आपको या तो पुस्तक लिखनी पड़ती होगी या अखबारों में प्रकाशन करना पड़ता होगा, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत आसान नहीं थी और सबके लिए सुलभ नहीं थी। लेकिन आज एक बड़ा माध्यम है जिसमें हर व्यक्ति एक पब्लिशर हो सकता है, हर व्यक्ति खुद का ब्रॉडकास्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है एक डेमोक्रेसी में एक बहुत मजबूती सोशल मीडिया से इस रूप में आई है। क्योंकि पहले आप खबरों को सेंसर कर सकते थे, है ना। अभी जो भी बातें हैं खुलकर समाज के समक्ष आती हैं। यदि कोई कुछ गलत कर रहा हो तो वो भी समक्ष आती हैं, और एक हेल्दी डिबेट सोशल मीडिया के माध्यम से उस पर संभव हो पाता है। तो इसका उपयोग सही दिशा में यदि हम करते हैं, तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत हितकारी होगा। अगर आप आईपीएस नहीं होते, तो विकास वैभव आज कहाँ होते? किसी लैब में, क्लासरूम में, या शायद इतिहास की किसी गुफा में? शायद इतिहास के किसी गुफा में तो निश्चित रहते, क्योंकि आईपीएस बनने के बाद भी आज घूमता रहता हूँ, वो मेरा पैशन है। तो यदि आईपीएस नहीं रहते तो शायद इंजीनियर तो थे ही, जॉब लगी थी मेरी, एनटीपीसी में थे, सॉफ्टवेयर में भी जा सकते थे, तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में रहते, और साथ में आर्कियोलॉजी का पैशन भी निश्चित ही रहता है। जब भारत 2047 में अपने आज़ादी के 100 साल मनाएगा, तब आप बिहार को दुनिया के किस नक्शे पर देखना चाहते हैं? देखिए, बिहार की ऐतिहासिक भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है, तो मैं उसे पुनः उसी भूमिका में देखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो यदि हम सफल रहे, तो निश्चित ही एक ऐसा बिहार बनेगा जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या स्वास्थ्य के लिए किसी को, व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, और साथ में एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, विश्व को कुछ नया देने का, कुछ नई दृष्टि का, स्पिरिचुअलिज्म का एक बड़ा हब बिहार हो। अगर आपको आने वाले पीढ़ियों के लिए एक टाइम कैप्सूल में कोई संदेश छोड़ना हो, तो वो क्या होगा? तत्वमसी, तुम वही हो। सर, आपको हमेशा गंभीर चर्चाओं और इतिहास की बातों में देखा जाता है। मनोरंजन के लिए विकास वैभव क्या करते हैं? आपकी फेवरेट फिल्म कौन है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया? देखिए, फिल्म्स कभी कभी देखता हूँ जब भी समय मिलता है, और मनोरंजन नॉर्मली मुझे जब इच्छा होती है घूमने ही निकलता हूँ।
किसी हिस्टोरिकल साइट पे या किसी वैसी साइट पे जहाँ कुछ प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा हो। फिल्म्स की जब आपने बात पूछी है तो सबसे फेवरेट फिल्म मेरी थी दो आंखें बारह हाथ। जितने बार भी देखता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा लगता है और मन प्रेरित होता है। उसके गीत भी बड़े अच्छे हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम, मेरा फेवरेट गीत भी वही है। उस फिल्म से मैं बचपन से ही बड़ा प्रभावित रहा। अगर हम सिनेमा जगत की बात करें तो कोई ऐसी अभिनेत्री, हीरोइन या अभिनेता जिनका अभिनय या व्यक्तित्व आपको शालीन और प्रभावशाली लगता? मुझे राज कपूर बड़े पसंद आए। जब भी जितनी फिल्म्स थी उनकी, सभी फिल्म्स में एक मैसेज उनका देने की कोशिश करते थे और बड़े ही सरल तरीके से एक आम व्यक्ति से उसका कनेक्शन भी स्थापित हो जाता था, ऐसा मुझे लगता था। खाली समय में इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा फ़िक्शन लेखक, नॉवेलिस्ट या कवि है जिसे पढ़ना आपको सुकून देता हो? एक फ़िक्शन से मैं थोड़ा दूर ही रहा हूँ शुरू से। मेरी हुँ। जब भी इतिहास की भी बात आप करेंगे तो मैं मूल ग्रंथों में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। किसी व्यक्ति ने लिख दिया उससे अधिक मैं विश्वास करता हूँ कि मूल ग्रंथ पढ़े जाएँ। तो ऋग्वेद मैंने पूरा पढ़ा, महाभारत पूरी पढ़ी, रामायण भी लगभग पढ़ चुका हूँ और जब भी जो भी पढ़ी है मैंने मूल वाल्मीकि रामायण पढ़ने का प्रयास किया। महाभारत भी वेद व्यास जो उन्होंने लिखी उसी को मैंने पढ़ा। पढ़ने में समय भी काफ़ी लगा, महाभारत पढ़ने में 1 साल लग गया। वेदों का अध्ययन तो मैंने तभी प्रारंभ कर दिया था। उपनिषदों में भी मैंने मूल ग्रंथों पर ही विशेष ध्यान दिया ताकि मन में विकृति कहीं से ना आए। कई बार एक व्यक्ति लिखता है तो उसकी अपने अवधारणा हो सकती है, उसके अपने प्रस्तुतिकरण का तरीका हो सकता है, उसकी विचारधारा हो सकती है। लेकिन मूल ग्रंथों को यदि आप पढ़ेंगे तो इनसे आप परे होकर सोचते हैं। उसमें एक मौलिकता है, जो उस काल में जिस चिंतन के साथ लोगों ने उसको संधारित किया था, उसपे आप कुछ नई दिशा के साथ, अपनी दिशा के साथ, अपने दृष्टि के साथ उसको आप समझ सकते हैं। दिनकर और अटल जी की कोई ऐसी लाइन जो आपको बहुत पसंद आती हो? मैं अटल जी की तो हार नहीं मानूँगा जो है ना, तो ये इसने बहुत प्रेरित किया। दिनकर जी की भी कुछ वैसे ही पंक्ति, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल, दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। तो इसने बहुत प्रेरित ही नहीं किया, जीवन में जब भी कठिन समय आया तो इसने सँभाला भी है और आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं मार्गदर्शन भी दिया है। फ़िल्मों में पुलिस ऑफ़िसर का किरदार अक्सर एंग्री यंग मैन वाला होता है। क्या कोई ऐसा डायरेक्टर है जैसे प्रकाश झा जिसने पुलिस की ज़िंदगी को आपकी नज़र में बिल्कुल सही तरीके से पर्दे पर उतारा है? देखिए, गंगा जल एक मूवी आई थी जो काफ़ी रियलिस्टिक टाइप की मुझे लगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें, थानों में उस समय किस प्रकार का जीवन था, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, किस प्रकार के द्वंद्व आते हैं, किस प्रकार से ऑपरेशंस पुलिस करती है, तो बहुत क्लोज़ली उसको फ़िल्माने की तरीके का प्रयास उसमें निश्चित ही किया गया था। बहुत सारी मूवीज़ ड्रामेटाइज़ेशन बहुत अधिक होता है, लेकिन गंगा जल मुझे लगा बहुत नज़दीक था और कुछ चीज़ें तो फ़िल्म में ड्रामेटाइज़ होती हैं, बट फिर भी रियलिस्टिकली बहुत उसके आस-पास थे। बिहार के बारे में एक कड़वा जुमला मशहूर है, जहाँ वोट दिया नहीं जाता बल्कि वोट कास्ट को दिया जाता है। एक आईपीएस और समाज सुधारक के तौर पे आपको क्या लगता है कि इस जातिवादी मानसिकता को जड़ से खत्म करने का बहुत प्रैक्टिकल तरीका क्या है? क्या सिर्फ किताबी शिक्षा काफ़ी है या हमें किसी और इस तरह के मानसिक इनकलाब की ज़रूरत है? देखिए, व्यक्ति को एहसास दिलाना कि बिहार को आवश्यकता क्या है, यही महत्वपूर्ण है। यदि हम ये दिला पाने में सफल हो जाते हैं, तो व्यक्ति स्वतः जाति से ऊपर मतदान करेगा, श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनेगा जिसके पास बिहार को ले जाने का विज़न हो, परिवारवाद में भी नहीं उलझेगा। मुझे लगता है यदि हम केवल बताएँ कि बिहार में आज 14 करोड़ हमारी जनसंख्या है, 9 करोड़ की आयु 30 साल से कम है और पर कैपिटा इनकम हमारा सबसे पीछे है। तो बिहार को एक रेवोल्यूशन चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का। और ये तभी संभव है जब अच्छे लोग हम चुनते हैं, अच्छे विजन के साथ लोग काम करते हैं और बिहार को एक एंटरप्रेन्योरियल हब, एक स्टार्टअप का हब बनाने में लोग अपना योगदान करते हैं। लोग कहते हैं कि बिहार को इस वक़्त प्रशासकों की नहीं बल्कि विज़नरी लीडर्स की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि एक अधिकारी की वर्दी पहनकर इसके लिए कुछ काम किया जा सकता है? या भविष्य में हम आपकी किसी बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका बिहार की राजनीति में देख सकते हैं? देखिए, बिहार को दोनों की आवश्यकता है। अच्छे प्रशासक भी चाहिए, निस्वार्थ हों, काम करने में सक्षम हो और अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए तत्पर हों। तो ऐसे लोग चाहिए। साथ में विजनरी लीडर इसलिए चाहिए क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है, जनसंख्या बहुत अधिक है, सभी को बिहार में ही रोजगार चाहिए। सक्षम तो बिहार का हर युवा है, आज बिहार के बाहर भी अच्छा करता है, लेकिन यदि सही दिशा में उसको हमने बिहार में उपयोग नहीं किया, सही दिशा उसको नहीं दी, तो निश्चित है हम जो लक्ष्य है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो जो लीडर है उसके अंदर भी निस्वार्थ भाव होना चाहिए और बिहार को आगे ले जाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे।
एक सीरियस सवाल लेकिन थोड़ा मजाकिया है। हमने आपकी पुराने यादों के पिटारों से एक बात निकाली कि बचपन में आपके पिताजी आपको अकेले कहीं बारात में नहीं जाने देते थे और रोकते-टोकते थे। आपने बताया भी था कि रिज़र्वेशन कैंसल भी कराना पड़ गया क्योंकि लोगों को पकड़ुआ ब्याह का डर था और लड़का आईआईटी की तैयारी कर रहा है और इस कहीं परेशानी में इस तरह के मत नहीं आ जाए। लेकिन सर सोचिए, आज लोग आपको बिहार के भविष्य के रूप में देखते हैं, पर इस वक़्त आपके पिताजी आपको घर में छुपा कर रखते थे कि कोई दामाद बनाकर ना ले जाए। मैं इस तो उन्हीं परिस्थितियों के कारण तो आज जो भी हूँ। उस समय यदि मन में इस प्रकार की चिंता नहीं होती, यदि उस प्रकार की परिस्थितियों में उलझा नहीं होता, तो मन में कुछ बदलाव करने की प्रेरणा कहाँ से जगती। तो मैंने जब स्वयं को विवश देखा, मुझे लगा कि बिहार प्राचीन काल में इतना अग्रणी था और आज मेरी स्थिति यह है कि स्वयं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। तो लगा बिहार में एक बड़ा परिवर्तन करना चाहिए, उसमें मेरा भी योगदान होना चाहिए। और इसीलिए जर्मनी में नौकरी लगी, बड़ी कंपनी में नौकरी लगी, छोड़कर मैंने तैयारी शुरू की और लगा कि सिविल सेवा के माध्यम से एक बड़ा प्रयास करने में मेरी भूमिका प्रारंभ हो जाए, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तो क्या आपको हँसी आती है कि जिस लड़के को कभी पकड़ लिए जाने का डर था, आज उसने खुद पूरे बिहार के युवाओं को अपने विज़न से जोड़ लिया है? क्या आपको लगता है कि बिहार अब उस पकड़ुआ वाली छवि से बाहर निकलकर अपनी प्रतिभा को खुद नहीं, पहचानने मुझे लगा है? मुझे बड़ी प्रसन्नता है और बहुत एक प्रकार संतोष भी है कि मैंने उस समय जो निर्णय लिए, उस पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तभी मन में था कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन करना है। जैसा मैं 9th में कहा था मैंने आपसे, एक संकल्प मैंने लिया था कि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाना है। तो चीज़ें कैसे होंगी? केवल सोचने से तो होंगी नहीं, तो कहीं न कहीं प्रयास करना होगा। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लाखों लोग इस अभियान में साथ जुड़ गए हैं, उसी संकल्प के साथ कि अपने जीवन काल में बिहार को हम बदलता हुआ देखेंगे। तो ये अपने आप में एक दिशा के साथ हम बढ़ रहे हैं और निश्चित ही आने वाला समय कुछ सुखद होगा, संतोष लेकर आएगा, यही मैं आशान्वित हूँ। यासीन भटकल की गिरफ्तारी भारतीय आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक बड़ी सफलता मानी जाती रही है। उस ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी बड़ी चुनौती क्या थी? और एक अधिकारी के रूप में आपने उससे क्या सीखा? देखिए, मैं उसका इन्वेस्टिगेटर था। उस पूरे केस का, इंडियन मुजाहिदीन का केस एनआईए ने दिसंबर 2012 में दर्ज किया था। और उसमें एक बड़ी चुनौती ये थी कि बहुत सारे ब्लास्ट केसेस तो होते रहते थे, जिसका इन्वेस्टिगेशन केवल उसी ब्लास्ट तक ही सीमित था। लेकिन संगठन का निर्माण कैसे हुआ, कौन से लोग संगठन को फंड करते हैं, कौन से लोग ट्रेनिंग में सहयोग करते हैं, इन सभी पहलुओं पर किसी एजेंसी ने जांच नहीं की थी। तो यासीन भटकल की गिरफ्तारी या अन्य लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, उसमें इस पूरे संगठन को हम लोग बहुत अच्छे से समझ भी सके और साथ-साथ लीगली कैसे उस पर प्रोसीड करें, कैसे उनके प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म अटैच हों, इन विषयों पर भी बहुत अच्छे से अनुसंधान एनआईए ने उस समय किया था। और मेरे लिए एक बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसमें केवल भारत की जो पुलिस जांच करती है उससे तो मैं पहले से ही परिचित था, लेकिन अन्य देशों में पुलिस किस प्रकार कार्य करती है, वहाँ के कोर्ट्स किस प्रकार से हियरिंग करते हैं, एनआईए में रहते हुए मैंने इन चीज़ों को भी बहुत नज़दीकी से देखा और सीखा। यासीन भटकल की गिरफ्तारी और दरभंगा मॉड्यूल पे जब बात करते हैं, तो मतलब क्या कुछ ऐसा जो लोगों को जानना चाहिए सच में, जो भारत के खिलाफ कुछ हो रहा है? देखिए, उस समय जो केसेस इन्वेस्टिगेट ठीक से हुए, उसका एक अच्छा रिजल्ट ये हुआ कि आप देख सकते हैं, मेनलैंड इंडिया में बहुत समय तक कोई टेररिस्ट घटनाएं नहीं हुई। कारण यही था कि जो एक मॉड्यूल बन रहा था उसको प्रभावी तरीके से कार्रवाई हुई। और मैं यही कहूँगा कि जो हमारे यूथ जो वल्नरेबल्स हैं, ऐसे लोग उनके पीछे रहते हैं जो उनको रेडिकलाइज करते हैं, तो हमारे समाज में इन विषयों पर बड़ा ध्यान देना होगा। और यदि कुछ ऐसे यूथ रेडिकलाइज हो गए तो उनको डीरेडिकलाइज करने के लिए भी मिलकर प्रयास करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में एक इंक्लूसिव सोसाइटी जिसमें सभी लोग अपने अधिकारों के साथ रह सकें बिना किसी विवाद के, इसी का विजन हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। तो उसमें यदि कोई चुनौती आती है तो समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि इसमें कोई चुनौती इतनी बड़ी ना हो जाए जो पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दे अथवा परेशान कर दे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुई नक्सली घटना, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों की जान गई, ने पूरे देश को झकझोर दिया। ऐसे इलाकों में काम करते समय एक आईपीएस अधिकारी, एक आपका लंबा कार्यानुभव भी रहा है, एक आईपीएस अधिकारी के तौर पे आपके सामने सबसे बड़ी प्रशासनिक और मानवीय चुनौती क्या थी? देखिए, छत्तीसगढ़ की घटना के बाद मैं भी गया था, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने दूसरी लखनऊ की टीम कर रही थी।
इस तरह के क्षेत्रों में जाने पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, कोई विटनेस जल्दी तैयार नहीं होता है। लोग जानते भी होंगे तो आपको गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते, तो ये बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। रोहतास में एसपी था तो आप देखेंगे जो केसेस हुए थे, सीबीआई ने भी केस को इन्वेस्टिगेट किया था, विटनेसेस बड़े डरे हुए रहते हैं। उसी गांव में उनको रहना होता है जहां पर उग्रवादियों का बड़ा प्रभाव क्षेत्र उस रूप में था कि पुलिस तो अपन कुछ नुकसान नहीं करेगी, लेकिन उग्रवादी आकर आपको हत्या भी कर सकते हैं और आप नहीं परिजनों की भी कर सकते हैं। इस परिस्थिति में विटनेसेस को तैयार करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उसको भी जो प्रावधान लीगल बने उसमें प्रोटेक्टेड विटनेसेस का, उसको उपयोग करते हुए एनआईए ने बहुत लोगों की गवाही कराई थी ताकि उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो और कोर्ट में इन कैमरा ट्रायल हो। तो चीज़ें अभी चल रही हैं। एक राउंड फायर कर लेते हैं हम लोग। राउंड फायर में हम छोटे छोटे सवाल करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई बिहार के लोग और पूरे देश के लोग ये जाने कि आपके व्यक्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा उन लोगों तक जाए। आईआईटी या आईपीएस, आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? दोनों ही हैं। आईआईटी में पढ़ा, बाद में आईपीएस बना, लेकिन मूल यदि स्वभाव देखेंगे तो कहीं ना कहीं आईआईटी जो है प्रॉब्लम सॉल्वर, कुछ नया विजन उसके साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति, उसी को मैं अपने रूप में देखता हूँ। चाणक्य की कूटनीति या बुद्ध की शांति, आज के बिहार को किसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है? दोनों की। पसंदीदा खाना, लिट्टी चोखा या कुछ और? मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, तो जब भी समय मिलता है, मौका मिलता है, ऐसे तो घर में शनिवार और बुधवार 2 दिन तो निश्चित खाता हूँ, बाकी भी संतुष्टि के साथ। उसको देव भोजन भी कहा गया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपके लिए बिहार एक शब्द में क्या है? बिहार ज्ञान, शौर्य और उद्यमता की भूमि रही है और उसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। आपका सबसे प्रिय ऐतिहासिक स्थल जहां आप घंटों बैठ सकते हैं? सांची, मध्य प्रदेश में। अभी भी मैं हाल में होकर आया हूँ और कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रेरणा जगती है इस क्षेत्र से। और बिहार में यदि मैं कहूँ तो बिहार में विक्रमशिला के पास एक स्थान है, बटेश्वर स्थान, तो वो मेरा सबसे प्रिय स्थल है। आज की यह बातचीत मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए एक इंटरव्यू नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन की तरह था। आपने जिस सादगी से अपने निजी जीवन, विभाग की चुनौतियाँ और बिहार के प्रति अपने प्रेम को साझा किया, वह काफ़ी वंदनीय है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से आभार। धन्यवाद। साथियों, यह थे विकास वैभव जी। उम्मीद है आज की इस बातचीत ने आपके भीतर भी बिहार के बदलने की एक लौ जगाई होगी। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि यह प्रेरणा हर घर तक पहुंचे। जय हिंद।